Hello students, welcome to Jomaxa classes. Today we are going to discuss about fundamental rights. तो अपन फंडामेंटल राइट्स के पार्ट कौन से में आ गए हैं? पार्ट 4 में आ गए हैं। तो अपन ने अभी तक फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या देखा? अपन ने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, फिर अपन ने आर्टिकल 12 और 13 देखे थे, फिर अपन ने पिछले लेक्चर में राइट टू इक्वलिटी देखा था आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। उसके बाद मैंने आपको जो है राइट टू फ्रीडम स्टार्ट कर दिया था और उसमें आर्टिकल 19 पूरा कंप्लीट करा दिया था। आर्टिकल 19 के अंदर क्या है, 6 राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। उसको मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो अपन अपने देश का जो सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज है या जिसको फंडामेंटल लॉ या सुप्रीम डॉक्यूमेंट कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपन ने खोला था, उसके पहले सबसे पहले उसका इंडेक्स देखा जिसे प्रियम्बल कहा जाता है, फिर अपन ने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा और अब अपन पार्ट 3 देख रहे हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो आप इस ईमेल आईडी में सेंड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको हमारे अदर वीडियोस की लिंक प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अपन राइट टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं। राइट टू फ्रीडम दिया है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो अपन ने आर्टिकल 19 कंप्लीट कर लिया है। आज अपन आर्टिकल 20, 21, 21A और 22 को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए अब आर्टिकल 20 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन टू ऑफेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए जैसा कि फॉर एग्जांपल पहली बात तो ये जो राइट है इज अवेलेबल टू सिटीजन है और फॉरेनर है, दोनों को मिला हुआ है। मैंने आपको बताया था 15, 16, 19, 29, 30 इनको छोड़कर जितने भी फंडामेंटल राइट है वो फॉरेनर को भी दिए गए और सिटीजन को भी दिए गए और लीगल एंटिटीज को भी दिए गए। तो आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। अब जो आर्टिकल 20 है उसके अंदर 3 प्रोविजन है और 3 प्रोविजन आपको आसानी से समझने हैं। तो देखिए पहला प्रोविजन है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर ए है, उनने क्या किया, एक क्राइम किया, मान लीजिए एक क्राइम किया, उस क्राइम के लिए उनको जो है मान लीजिए आज से 10 साल पहले उनने जो भी क्राइम किया था उसके लिए जो सजा थी उनको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। मान लीजिए मिस्टर ए ने आज से 10 साल पहले एक क्राइम किया, उनके ऊपर वो केस चल रहा था और केस चल के मान लीजिए 10 साल बाद उनको सजा होती है, तो उनको जो सजा मिलेगी वो जो 10 साल पहले लॉ था उस आधार पर मिलेगी, ना कि यदि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उस लॉ में आगे जाके चेंजेस हो जाते हैं और उनको जिस जो उनने क्राइम किया था उसके लिए 10 साल की सजा हो रही थी, अब आगे 20 साल की सजा हो रही, तो ऐसा नहीं होगा कि उनको 20 साल की सजा मिलेगी, उनको 10 साल की ही सजा मिलेगी। तो ये आर्टिकल ये बोलता है, ये आर्टिकल का पहला पार्ट या पहला प्रोविजन ये बोलता है कि जब आदमी ने क्राइम किया उस समय लॉ उसके लिए जो सजा निर्धारित करता था वही सजा उस बंदे को मिलेगी। तो आपको ये रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन दूसरे प्रोविजन की बात कर रहे हैं। तो देखिए अपन आर्टिकल 20 पढ़ रहे हैं, उसमें 3 प्रोविजन है। पहला प्रोविजन कंप्लीट कर लिया, मैंने क्या बताया, मिस्टर ए ने जिस समय जो क्राइम किया उस समय जो लॉ उस क्राइम के लिए सजा करता था, निर्धारण करता था, वही सजा मिलेगी। आगे चाके भले ही सजा बदल जाए और उनके ऊपर केस चलता रहे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और 10 साल बाद सजा हो, लेकिन सजा किस आधार पर होगी, जब क्राइम किया था उस समय के लॉ के हिसाब से। अब नो डबल जियोपॉर्डी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए, मान लीजिए मिस्टर ए ने एक क्राइम किया, उसके लिए 2 बार इनको सजा नहीं दी जा सकती। हर व्यक्ति को एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा क्या बोलता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को उसको उसके खिलाफ ही गवाही देने के लिए क्या किया जा सकता है, अनुमति नहीं दी जा सकती, या उसको उसके लिए प्रेशर नहीं डाला सकता है कि आप अपने क्राइम के लिए खुद ही गवाह बन जाइए। तो कोई भी व्यक्ति की खुद के खिलाफ मतलब उसने क्राइम किया और खुद ही बोले कि मैंने क्राइम किया है, तो उसको नहीं माना जाता, उसको नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोला जाता है। तो आप यहां रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। और ये ध्यान रखना है, जो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है वो किसको है, सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए अवेलेबल है, ना कि सिविल प्रोसीडिंग के लिए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या होती है, मान लीजिए जैसे हत्या का, जो हत्या कर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उस पर जब केस चलेगा और जो सजा होगी तो हत्या एक क्रिमिनल मामला होता है ना। वहीं सिविल प्रोसीडिंग क्या होती है, तो देखेंगे सिविल प्रोसीडिंग मतलब जैसे आपने देखा होगा विवाह से रिलेटेड, मतलब डिवोर्स से रिलेटेड, है ना, बाल बच्चों से रिलेटेड, जो भी घर परिवार वाले मामले होते हैं वो सिविल प्रोसीडिंग्स में आते हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड मामले। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आई होप आपको तीनों प्रोविजन समझ आए होंगे, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ये आर्टिकल 21 में है और ये आर्टिकल आपके बहुत काम का, इससे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पीएससी पूछ चुका है और अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे यूपीएससी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि आपको अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया, तो उसका आंसर था आर्टिकल 21 में। आइए उसको देखने की कोशिश करेंगे। अभी आगे वो वाला वाद भी आएगा किस केस के माध्यम से वो निकल कर आया था। तो देखिए आर्टिकल 21 ये बोलता है, फॉर एग्जांपल भारत में कोई सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, दोनों को अवेलेबल है वाला अधिकार भी,
तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने भारत में रह रहा है और उसको क्या बोलते हैं, यदि आपको उसकी जान लेनी है, उसको उसकी लाइफ से क्या करना है, डिप्राइव्ड करना है, तो वो सिर्फ आप किस आधार पर कर सकते हो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई व्यक्ति ने ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए लॉ में लिखा हुआ है कि उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, तो लॉ के आधार पर ही उससे उसकी लाइफ छीनी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्राइम कर देते, अपन देखते ना कि फांसी की सजा दी जा सकती है, वो ठीक है, लेकिन और किसी आधार पर किसी व्यक्ति का जीवन नहीं छीना जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है, तो देखिए पहले क्या हुआ, एक एक गोपालन केस हुआ था, इसमें ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जो है, जो इंटरप्रिटेशन किया गया था वो बहुत नैरो था, इसका दायरा क्या था, बहुत सीमित था। इसमें बस इतना बोल दिया गया था कि जो जान लेने का मतलब डिप्राइव करने का लाइफ को है, वो डिफाइंड है और लिमिटेड है, डिफाइंड है और लिमिटेड है, मतलब उन्होंने बता दिया ये चीज डिफाइन है। लेकिन मेनका गांधी केस में क्या है, इसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया गया और उसमें बताया गया कि भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो आर्टिकल 21 में इनहेरेंट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, अमेरिका ओरिजिन का है। उसमें क्या है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसकी लाइफ से डिप्राइव किया जाता है, सिर्फ लॉ के आधार पर नहीं, और भी चीजें देखी जाती है। ये भी देखा जाता है कि जो लॉ है वो ये उस व्यक्ति की यदि जान ले रहा है या उसको मृत्युदंड दे रहा है तो वो रीजनेबल है, फेयर है कि नहीं है, उसके पीछे कोई तर्क है कि नहीं, कि सिर्फ लॉ ने बोल दिया इसलिए उस व्यक्ति की क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जीवन समाप्त किया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं आगे और डिटेल में अलग से लेक्चर में आपको बता दूंगा, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं वेरियस राइट इंक्लूडेड अंडर दिस आर, मतलब आर्टिकल 21 में जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। क्या होता है, हर बार जब भी क्या होता है, कोई केस होता है, कोई व्यक्ति यदि आर्टिकल 21 के तहत या सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति के जो अधिकार छीने जा रहे हैं वो गलत है, वो आर्टिकल 21 के अंदर अपने आप में इनहेरेंट है, तो उसकी व्याख्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करता रहता है। जैसे संविधान में राइट टू प्राइवेसी नहीं दिया था, लेकिन जस्टिस पुट्टास्वामी केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि राइट टू प्राइवेसी कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के अंदर समाहित है। इसी तरीके से आप पैसिव यूथनेसिया और राइट टू एक्सिक्यूट अ लिविंग विल भी जानते होंगे कि अपने यहाँ पे एक्टिव यूथनेसिया नहीं, ये पैसिव यूथनेसिया है। एक्टिव और पैसिव यूथनेसिया में क्या अंतर होता है, एक्टिव यूथनेसिया का मतलब होता है बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई ड्रग देके उसकी क्या की जाती है, हत्या की जाती है, उसकी मृत्यु प्राप्त कराई जाती है। लेकिन पैसिव यूथनेसिया में क्या होता है कि व्यक्ति यदि वेंटिलेटर पे है तो उसके ऑक्सीजन वगैरह को हटा दिया जाता है। दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है, आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आगे आपको और डिस्कस कर दूंगा डिटेल में। जो भी चीज समझना है आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डिटेल में बात कर लूंगा। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में आता है, पैसिव यूथनेसिया आर्टिकल 21 में आता है। इसी तरीके से मैंने राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस, जैसा मैंने आपको बताया हादिया केस, ये भी आर्टिकल 21 में। राइट टू रेपुटेशन, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, ये सब आर्टिकल 21 में आता है। और जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात चलती है, अपन बोलते हैं कि हमारा मानवाधिकार है, हमें स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, स्वच्छ जल मिलना चाहिए, इस तरीके की जितनी चीजें वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के अंदर आती है। आप इनको रीड जरूर कर लीजिएगा, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 21A। तो देखिए जो 21A है, राइट टू एजुकेशन, इसको बाद में जोड़ा गया है, इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके जरूर देख लीजिएगा और आगे भी मैं कभी डिटेल में इस पर डिस्कस करूंगा। तो आर्टिकल 21A क्या बोलता है, राइट टू एजुकेशन, मतलब इसका मतलब है कि अपन को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 ईयर। यहाँ याद रखिए 6 से 14 साल के बच्चों की बात कर रहा है यार, और किसको देना, स्टेट को देना, और ये फ्री एंड कंपलसरी होना चाहिए। ये 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 21A को जोड़ा गया। इसके पहले जो था यही चीज कहां पे थी, तो ये अपने डीपीएसपी में थी। अभी अपना अगला पार्ट पढ़ेंगे पार्ट 4, अभी अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 3 किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अपनी किताब का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, आगे अपन पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी है, और अभी क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट। तो आप आगे आपको जरूर समझ आएगा कि डीपीएसपी में जो आर्टिकल 45 था, पहले वो ये था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है, तो डीपीएसपी से इसमें अमेंडमेंट किया और इसको फंडामेंटल राइट में लाके शामिल किया। जो डीपीएसपी है वो कहीं ना कहीं क्या हुआ था, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके पास बहुत सारे अधिकार थे जो फंडामेंटल राइट में रखे जाने थे, लेकिन एक साथ सारी चीजें शामिल करना अभी उतनी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि भारत के पास संसाधन सीमित थे, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ अधिकारों को फंडामेंटल राइट में रख दिया और कुछ को डीपीएसपी में रख दिया, और बोला कि भविष्य में जैसे जैसे स्टेट डेवलप होता जाएगा, भारत डेवलप होता जाएगा, कुछ अधिकारों को डीपीएसपी से उठा के फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया जाएगा। उसी का एक उदाहरण है, कहीं ना कहीं आप यहां पढ़ सकते हैं। और देखिए यहां क्या बोला, 6 से 14 साल, तो ये क्या करता है, एलिमेंट्री, ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन का फंडामेंटल राइट देता है, ना कि हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन का, क्योंकि हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन हो जाएंगे 14 साल से बड़े बच्चों के लिए, और आगे 20 साल 25 साल, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 22 और ये आज अपना लास्ट आर्टिकल रहेगा। इसके बाद अपन 23 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए आर्टिकल 22 में भी दो चीजें क्या है शामिल है, एक तो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और एक है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब अपन पढ़ते हैं अरेस्ट एंड डिटेंशन में प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। तो देखिए आर्टिकल 22 में 22(1) और 22(2) बात करते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन की। प्यूनिटिव डिटेंशन का क्या, मान लीजिए मिस्टर ए है, उनने कोई अपराध किया, उनके अपराध करने के बाद उनकी क्या हुई, सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और उन्हें सजा हो गई। तो उनको मान लीजिए जब क्राइम कर दिया और उनको सजा हो गई, उसके बाद उनके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रायल चलाया गया और उनको कन्विक्शन कर दिया गया। तो जब आदमी क्या बोलते हैं क्राइम कर देता है और उसको सजा हो जाती है, उसको पुनिटिव डिटेंशन कहा जाता है। आप यहाँ रीड करेंगे आपको समझ जाएगा। लेकिन पुनिटिव डिटेंशन में भी आपने देखे हैं कि जब किसी व्यक्ति को, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई इंस्पेक्टर जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको क्या गिरफ्तार किया जाता है, इस टाइप की चीजें होती है। तो उनको गिरफ्तार करने के पहले वो बोलते हैं कि हमें आप वारंट दिखाइए। वारंट मतलब उनको इन्फॉर्म करा जाता है कि किस आधार पर उनको क्या गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर उनको मौका दिया जाता है अपने वकील से कंसल्ट करने का और उनको फिर डिफेंड करता है उनका लीगल प्रैक्टिशनर। इस टाइप की चीजें आपने मूवी में देखी होगी। तो इस तरीके के सेफ गार्ड अवेलेबल है। और वहीं आप देखते हैं कि जब व्यक्ति किसी क्राइम के लिए उसको गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना होता है। 24 घंटे के अंदर तो उसको प्रस्तुत किया जाता है। और मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, आपने देखा होगा पिक्चरों में कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या होता है, यदि सजा प्रूफ हो जाती, क्राइम प्रूफ हो जाता है तो उनको क्या कहते हैं आगे सजा हो जाती है। और यदि प्रूफ नहीं हो पाता या जो वकील है उनके वो नहीं दिखा पाते कि उन्होंने ये क्राइम किया, तो उनको क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। बस एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 21 और 22 किससे है, प्यूनिटिव डिटेंशन। और प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है जब व्यक्ति ने क्राइम कर दिया है और उसको सजा हो गई है, उसके बाद प्यूनिटिव डिटेंशन की बात आती है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे अपन 22(4) से 22(7), ये बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स मान लीजिए इस बार एग्जांपल के तौर पे, तो मिस्टर एक्स है वो क्या है, उनका जो पुराना रिकॉर्ड है वो अपराधी प्रवृत्ति का है। और लेकिन अभी उनने अपराध नहीं किया, पहले कभी किया था, सजा हो गई थी, अब वो छूट चुके हैं फॉर एग्जांपल के लिए। अब क्या है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मिस्टर एक्स फिर से कोई क्राइम करने वाले हैं। मान लीजिए ये लग रहा है, संदेह है कि कोई क्राइम करेंगे और फिर से क्या करेंगे, समाज में असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। तो मिस्टर एक्स को क्या कर लिया जाएगा, क्राइम के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया नहीं है, उसको सजा नहीं हो, उसको कोई क्राइम कर दे उससे रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक प्रिकॉशनरी मेजर है ना। इंटेंशन इज नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर पास्ट ऑफेंस बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर, जो कि मैंने आपको बताया वही चीज लिखी हुई है, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब एक बात बताइए, आपने मिस्टर एक्स को उठा लिया इस आधार पर कि वो क्राइम करेंगे, लेकिन उनने किया तो नहीं था। अब उनको उठा के आप ले आए, आपने देखा होगा जैसे अपने देश में फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे राजद्रोह का जब बात होती है, राजद्रोह की दलील होती है, उस आधार पर भी कई लोगों को उठा लिया जाता है कि आगे क्राइम ना करे, है ना। इस टाइप की चीजें होती हैं, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखा गया व्यक्ति को क्या क्या अधिकार है, उसको क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल है। जैसे पीछे भी आपने सेफगार्ड्स देखे थे, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन सिटीजन और एलियंस दोनों को अवेलेबल है। एलियंस क्या होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है। तो जब एक व्यक्ति को डिटेंशन में रखा जाता है तो उसको 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, उसको 3 महीने तक आप डिटेंशन में रख सकते हो कि वो क्राइम करने वाला था, ऐसा संदेह था, तो उसको उठा के ले आया और उसको रख लिए। कितने महीने तक, 3 महीने तक। लेकिन 3 महीने से ज्यादा यदि उसको रखना है तो फिर एक एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। और उस एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन मेंबर होते हैं, तो उस बोर्ड में जजेस होते हैं हाई कोर्ट के। ये चीज आपको ध्यान रखनी, यूपीएससी इससे क्वेश्चन बना सकता है, पीएससी बना सकता है और अन्य एग्जाम बना सकते हैं। और फिर उसको क्या है, व्यक्ति को यह बताना पड़ेगा कि उसको डिटेंशन क्यों रखा गया है, उसको डिटेंशन में क्यों रखा गया। देखिए डिटेन्यू को बताना पड़ेगा कि उसको डिटेंशन में क्यों रखा गया है। और ये भी कंसिडर है, यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यदि आपको लगता है कि इस व्यक्ति को इस आधार पर उठाया गया है कि जो आधार बताया नहीं जा सकता, उससे कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी या कोई और मामला हो जाएगा जो कि समाज के हित में नहीं होगा, तो फिर आप उसको नहीं बताएंगे, उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये चीज दी हुई है। और उसको पूरा मौका दिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन का कि वो अपने वकील के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आपको ये 3 महीने वाली कंडीशन ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं लेजिस्लेशन ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, मौलिक अधिकार में जितने भी अधिकार दिए गए हैं उसके आधार पर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो आर्टिकल 22 पे अपन बात कर रहे हैं, इस आधार पर यदि संसद को, पार्लियामेंट को ये लगता है, जो अपने आप क्या करती है, कानून बनाने वाली बॉडी है, उसको लगता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए और नए नए कानून आने चाहिए समय के साथ जिनकी जरूरत है, तो वो क्या कर सकती, कानून बना सकती है। दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का कोई मामला है जो
कनेक्टेड है, तो उसमें पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो लॉ बना सकती है। जैसे आपने सुना होगा टाडा एक्ट होता था, पोटा एक्ट होता था, ये सारे एक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस की जाएगी। तो टाडा एक्ट, पोटा एक्ट, तो ये सारे एक्ट कहीं ना कहीं आर्टिकल 22 के तहत पार्लियामेंट ने बनाए थे, और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए कहीं ना कोई एक्ट बना सकता है, जो अभी अपन आगे आर्टिकल में और भी देखेंगे, आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, तो यहाँ पे इन सारे आधार पर कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है। और ये सारे आधार आपको पढ़ लेने हैं, इनके आधार पर कौन बना सकता है? पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। जैसे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई करनी है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और जो भी चीज ना समझ आए कमेंट करिएगा, दोबारा बताई जाएगी, आगे बताई जाएगी, डिटेल में बताई जाएगी। धीरे धीरे अपनी पॉलिटी की क्लास आगे बढ़ेगी और आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको आर्टिकल 20 बताया। 20 के अंदर 3 प्रावधान है, कैसे ध्यान रखेंगे? मान लीजिए किसी भी तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, एक मूवी के माध्यम से, कहीं आपने पिक्चर में कोई चीज देखी होगी, उसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। जैसे आर्टिकल 20 में पहली बात क्या बोली? पहली बात ये बोली कि जिस व्यक्ति को जब उसने क्राइम किया है उस समय के लॉ के आधार पर ही सजा दी जाएगी, भले ही आगे लॉ चेंज हो जाए। फिर क्या बात की गई? किसी भी व्यक्ति को एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। तीसरी बात क्या हुई आर्टिकल 20 में? कि उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य नहीं किया जाएगा, सेल्फ इंक्रीमिनेशन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन ने बात की आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ से डिप्राइव्ड नहीं किया जाएगा, और करा जाएगा तो स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से किया जाएगा। लॉ के अंदर रहते हुए ही किसी को उसकी जान से क्या है मतलब, या तो उनकी लाइफ को डिप्राइव किया जाएगा। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा क्या है, आप देखेंगे रिलेवेंट है, समय के साथ बदलता जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी नई नई व्याख्या करते रहते हैं। जैसे राइट टू लाइफ है ना, इसके अंतर्गत कहीं ना राइट टू क्लीन एनवायरमेंट है, राइट टू कहीं ना कहीं स्लीप है, राइट टू फूड है, इस टाइप की चीजें सब इसके अंतर्गत शामिल। फिर 21A बताया मैंने, ये आपको याद रखना, राइट टू एजुकेशन। कभी आप शिक्षा के ऊपर कुछ लिखे तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल को जरूर यूज किए आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में, ये सारे आर्टिकल को यूज करके ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लास्ट में आर्टिकल 22 बताया, उसमें 2 तरीके के थे, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन था, एक प्यूनिटिव डिटेंशन था। पहले प्यूनिटिव डिटेंशन था, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन था। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया है, सिर्फ संदेह के आधार पर उसको उठा लिया गया है, वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव का मतलब ही होता निवारक। और कहीं ना कहीं प्यूनिटिव डिटेंशन क्या था? व्यक्ति ने क्राइम किया है, उसको सजा हो गई, उसके बाद उसको पुलिस ने उठा के लेके आए, उठा के अपने क्या है कहीं ना कहीं उसको शामिल किया, उसको थाने में ले जाया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।